ईरान ने इस बार बाजी मार ली है। मेरी मत मानो, अमेरिका की अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ है, ईरान को नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये ठिकाने पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए हैं। अंदर बनी गहरी सुरंगों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से सेफ है और प्रोग्राम तो छोड़िए, उसके स्ट्रक्चर को भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। जबकि हमने देखा कि ट्रंप और नेतन्याहू चिल्ला रहे थे कि ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों नतांज, फोर्दो, अस्फहान पर जो हमला हुआ था उसमें सब कुछ बुरी तरह से तबाह हो गया है। दरअसल ईरान ये जानता था, इसलिए हमले से कुछ दिन पहले ही सैटेलाइट तस्वीरों में बुलडोजरों और ट्रकों की जो हलचल दिखी थी उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान ने अपने सब कीमती सामान वहां से निकाल लिए हैं। 60% तक एनरिचमेंट यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज मशीनों को भी वहां से निकाल लिया गया है और दूसरी जगह जाकर शिफ्ट कर दिया गया था। ये वही मशीनें हैं जिसमें यूरेनियम से न्यूक्लियर हथियार बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फोर्दो साइड पर अंदर के सुरंगों को ईरानियों ने बहुत मजबूत स्टील से ढक रखा था ताकि बमबारी से कोई नुकसान ना हो। जब ट्रंप के टेबल पर ये रिपोर्ट पहुंची तो ट्रंप जैसे पगला गया हो और बोला ये सब फेक है, हमले में ईरान तबाह हो चुका है, मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, सब गलत है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान ने जानबूझ के अपने न्यूक्लियर सामान को वक्त रहते कहीं और छिपा दिया था। ऐसे में अगर ईरान चाहे तो फिर से धीरे धीरे अपने प्रोग्राम को शुरू कर सकता है। इतना यूरेनियम अभी भी उसके पास है कि वह 2 से 3 एटमी हथियार बना सकता है। अगर वो उसे ज्यादा एनरिच कर ले तो मतलब साफ है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ा है जिससे कुछ महीने और लग सकते हैं, लेकिन देर सवेर वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। लेकिन इसे मैं ईरान की असली जीत नहीं मानता, क्योंकि ईरान पर हमले के दिन ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि ईरान का इन हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो ये तो तय था, लेकिन ईरान इससे भी बड़े गेम में जीता है और इसमें इजराइल नहीं अमेरिका हारा है, वो भी बुरी तरह से। अमेरिका और इजराइल का प्लान सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना नहीं था, वो बड़े गेम पर काम कर रहे थे और अगर उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो ये 21वीं सदी का सबसे तगड़ा ऑपरेशन होता, जिसका नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन राइजिंग लैंड। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। ये सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक इशारा है उस ईरान की तरफ जो इस्लामी क्रांति से पहले था। जब ईरान में शाह की हुकूमत थी, मुल्क का झंडा कुछ और था, उसमें एक शेर बना होता था जिसके हाथ में तलवार होती थी और पीछे सूरज का निशान था। ये शेर और सूरज वाला निशान पुरानी ईरान की ताकत, रॉयल फैमिली और वेस्टर्न मुल्कों की तरफ झुकाव की पहचान था। हम सब जानते हैं कि 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये झंडा बदल दिया गया और उसकी जगह पर इस्लामिक सोच पर आधारित एक नया झंडा है। लेकिन जो लोग आज की ईरानी सरकार से नाराज हैं या दूसरे मुल्कों में हैं, वो फिर से उसी पुराने झंडे और पहचान की बात करते हैं। अभी जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन रखा था, ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, बल्कि सोच समझकर रखा गया एक इशारा था। मतलब वो चाहते थे कि ईरान में खामेनी को हटाकर फिर से वैसा ही निजाम लाया जाए जैसा शाह के वक्त था, जो इजरायली और वेस्टर्न मुल्कों का करीबी हो। इनकी कोशिश ईरान के लोगों को उकसाने की थी ताकि उनको ये यकीन दिलाया जा सके कि आज जो हुकूमत है वो उनकी असल पहचान नहीं है और उन्हें पुरानी विरासत की तरफ लौटना चाहिए, ताकि उनको ये यकीन दिलाया जा सके कि आज जो हुकूमत है वो उनकी असली पहचान नहीं है तो उन्हें पुरानी विरासत की तरफ लौटना चाहिए। अक्सर नेतन्याहू भी अपने भाषणों में ईरान की पब्लिक को ये संदेश देता रहता है कि उन्हें अपनी गवर्नमेंट का विरोध करना चाहिए। मतलब ये कि ये दोनों विक्रम बेताल है, यानी अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि थोड़े में ज्यादा काम हो जाए, हम इशारा करें और सिविल वॉर हो जाए, लोग भी उन्हीं के मरे, नुकसान भी उन्हीं का हो। इसलिए अमेरिका हमेशा सैंक्शंस लगाता है ताकि ईरान में गरीबी बढ़े और परेशानी हो और फिर वो क्रांति भड़काए और सत्ता पर अपना प्यादा बिठा दे। इस बार दोनों ने मिलकर प्लानिंग तो खूब की थी। ईरान ने कहा है कि उसने इस जंग के दौरान सिर्फ 12 दिनों में 700 मोसाद के एजेंट पकड़े हैं। मतलब ये वो हैं जो पकड़ में आ गए हैं। सोचिए किस लेवल की प्लानिंग की गई होगी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कैसे ईरान ने अमेरिका और इजराइल के गेम प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 13 जून को, इसी साल जब बयानबाजी से हटकर इजराइल बमबारी पर उतारू हो गया। 13 जून की सुबह सुबह इजराइल ने ईरान पर हमला कर
दिया। ईरानी राजधानी तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए और सोशल मीडिया पर आए वीडियो में देखा कि कैसे पूरी राजधानी रात में धमाकों की रोशनी से चमक उठी। ये वो जगह है जहां ईरान के न्यूक्लियर और फौजी ठिकाने मौजूद हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां पर न्यूक्लियर साइट्स और फौजी ठिकाने मौजूद हैं। नातांज न्यूक्लियर साइट, अराक हैवी वाटर रिएक्टर और पाचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर भी अलग से हमले हुए। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि नातांज में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अब एक्सपर्ट ने माना है कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। शुरुआती 24 घंटे ईरान के लिए काफी मुश्किल भरे थे। इजरायली फाइटर जेट ईरान के आसमान में बिना रोक टोक उड़ रहे थे और मोसाद के जासूस जमीन पर एक्टिव थे। वो ड्रोन्स और एंटी टैंक मिसाइलें ईरान के अहम ठिकानों पर मार रहे थे। ईरान अकेला पड़ता दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट्स आई कि उनके कई न्यूक्लियर ठिकाने, साइंटिस्ट और टॉप फौजी अफसर मारे जा चुके हैं। फिर जैसे कि सबने देखा कि ईरान ने भी पलटवार किया। उसकी लहरों की तरह घूमते हुए हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई। कुछ तो इंटरसेप्ट हो गई, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच गई और वहां तबाही मचाने लगी। ईरान की मिसाइलें इतनी सटीक थीं कि इजराइल के सेंट्रल मिलिट्री कमांड सेंटर को भी उड़ा डाला। भयंकर तबाही की खबरें इजराइल से भी आने लगी। जो कुछ उस वक्त हो रहा था वैसा मंजर इस इलाके ने पहले कभी नहीं देखा था और ऐसी मिसाइलें तो इजराइलियों ने कभी देखी ही नहीं थी। इन मिसाइलों के आगे तो हिजबुल्ला और हमास के रॉकेट बच्चों के खिलौने जैसे लगने लगे। मिसाइलें गिरती देख इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लोगों से कहा कि लगता है जंग लंबी चलेगी, सब बंकरों में छुप जाओ। घंटियां और सायरन इजराइल में चारों तरफ बजने लगे। मिसाइलों के फौरन बाद ईरान ने 100 से भी ज्यादा ड्रोन और इजराइल की तरफ भेज दिए। साफ कहा गया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी ज्यादा बदला लिया जाएगा। अमेरिका शुरुआत में तो दिख रहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो इसमें नहीं कूदेगा। जब ट्रंप ने देखा कि ईरान उनके चेलों की कुटाई कर रहा है तो ट्रंप धमकी देने लगा कि ईरान डील कर ले, नहीं तो और भी ज्यादा तबाही उसको झेलनी पड़ेगी। लेकिन अब तक ईरान हाथ से उखड़ चुका था और आर पार के मूड में था। ट्रंप को लग गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो इजराइल इस बार निपट ही लेगा और ईरान का गुस्सा जायज भी था। किसी तरह की डील को वो करता भी क्यों, जब आपने बातचीत के बजाय ईरान सुप्रीम लीडर के करीबी सलाहकार और न्यूक्लियर प्रोग्राम की देख रेख करने वाले अफसर अली शमखानी को ही मार दिया। इसके अलावा इजराइल ने ईरान में पूरी तरह से तबाही मचाने की कोशिश भी की। शुरुआती हमले उन ठिकानों पर किए गए जो रडार, एयर सेफ्टी, फाइल्स, प्लेन और कंट्रोल टावर जैसे अहम साजो सामान के लिए बनाए गए थे। इजराइल की कोशिश ये थी कि वो जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसको भी तबाह करे ताकि आगे और हवाई हमले किए जा सके। साफ हो जाए, इजराइल को यह भी मालूम था कि भूले भी उसके हमले कुछ हद तक कायम हो जाए, लेकिन अगर उसको ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करना है तो वो अकेले नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे अमेरिका की सीधी दखल अंदाजी की जरूरत पड़ेगी और आगे हम देखते हैं कि अमेरिका कैसे इस जंग में एंट्री लेता है ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ वक्त के लिए डिले कराया जा सके। बल्कि उसके शुरुआती अटैक्स ये दिखाते हैं कि किस तरह से उसने निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत को बदलना था, तभी तो अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि सभी इजरायली हमलों का टारगेट IRGC यानी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड के अफसर रहे थे। दरअसल ईरान की दो फौजी ताकतें अक्सर एक दूसरे से टकराती रहती हैं। हो सकता है कि मोसाद ने अंदर के कुछ लोगों को भी सेट कर रखा हो, इसलिए IRGC के अफसरों को ही इजराइल ने निशाना बनाया। लेकिन ईरान भी इससे बेखबर नहीं है और वह डिफेंसिव होकर भी नहीं खेल रहा है। ईरान की भी यही कोशिश है कि वो जैसे तैसे नेतन्याहू को इजराइल की सत्ता से हटा ले। इसके ही लिए इजराइल ने 2023 से ही इजराइल को सांस नहीं लेने दी है। वो कभी कहीं तो कभी कहीं उलझता रहा, कभी हिजबुल्ला तो कभी होती। इजराइल के अंदर भी इसी लंबी जंग की वजह से नेतन्याहू का भयंकर विरोध हो रहा है। इसलिए जब ईरान ने अभी मिसाइलें दागी तो इजराइल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया और अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया ताकि नेतन्याहू को कमजोर किया जा सके और उस पर कोई हमला न कर सकेगा। इजरायली इमारतों के परखच्चे उड़ गए और इजरायली लोग बंकरों में छुपे रहे। ईरान के जबरदस्त हमलों का उसको सियासी फायदा घर में भी हुआ। जिन्हें लगा था कि शायद इजराइल के सामने ईरान बेबस है, उनको जवाब मिल गया। और जैसे कि सबको मालूम था कि इजराइल की जबरदस्त कुटाई के बाद अमेरिका जरूर जंग में आएगा, तो वो आया। हालांकि इजराइल थोड़ा पहले चाहता था कि अमेरिका आ जाए, लेकिन ट्रंप ने थोड़ा कुटने दिया। ईरान चाहता था कि जवाब भी वो दे दे जिससे उसकी ताकत का इजहार भी
हो जाए और साथ ही हालात ज्यादा न बिगड़े, ताकि आगे चलकर कोई सुलह या रास्ता खुला रहे और पूरा इलाका भी जंग की आग में न झुलसे। और वैसा ही हुआ जैसे कि अमेरिका और इजराइल ने सीज फायर की बात की। ईरान मान गया क्योंकि ना तो उसके न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान पहुंचा था, उसकी सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ था, उल्टे इजरायलियों को उससे तगड़ा सबक सिखा दिया था और मोसाद के एजेंटों को भी दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लिया। दोस्तों, इससे भी ज्यादा खास बात पूरी जंग की ये है कि ईरान ने ये लड़ाई सीधे अपनी मिसाइलों के जरिए लड़ी, क्योंकि उसके साथी हिजबुल्लाह के पास भले ही आज भी हजारों की तादाद में मिसाइलें और रॉकेट्स हैं, लेकिन इस वक्त उसका इस्तेमाल करना सियासी तौर पर बहुत खतरनाक हो सकता है। लेबनान की सरकार पहले ही आर्थिक और सियासी संकट में है और उसने हिजबुल्लाह को साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान के लिए वो मुल्क को फिर से किसी जंग में नहीं घसीट सकते। मतलब इन हमलों से देश के अंदर और देश के बाहर सभी दुश्मनों को वो दिखा सके कि उसमें दम है और वो मजबूत है। उसकी सरकार गिराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर एक बात और काबिले गौर है कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला हुआ तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले समझौते से बाहर निकल जाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। ईरान की पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल पास कर दिया जिसमें कहा गया है कि अब वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से ताल्लुक खत्म कर देगा। ये एजेंसी दुनिया भर में ये निगरानी रखती है कि कोई मुल्क परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा है। ईरान का ये कदम अमेरिका और इजराइल के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छिपाकर अंजाम दे सकता है। यही ईरान चाहता भी था और इजराइल ने उसके ऊपर अटैक करके उसे एक बहाना दे दिया और कहा तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहाने खामनेई को सत्ता से हटाने का ख्वाब ट्रंप और नेतन्याहू देख रहे थे और कहा अब न्यूक्लियर प्रोग्राम भी हाथ से निकल गया है। अब जिस तरह से अमेरिका ने तैयारी की थी वो देखिए। जैसे 16 जून को अमेरिका के बेसों से 32 टैंकर एयरक्राफ्ट यूरोप की ओर रवाना किए गए। सारे जहाज उन एयरबेसों पर उतरे जहां से आमतौर पर मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन चलते हैं। ये कोई ट्रेनिंग मिशन नहीं था। टैंकर एयरक्राफ्ट की ऐसी फ्लीट जिसमें 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को एक साथ अपडेट करने की ताकत रखता है। दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में यूएसएस निमित्ज नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर को वियतनाम के बंदरगाह पर रुकने वाला था, उसने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। साउथ चाइना सी छोड़कर सीधे मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। इतनी बड़ी मिलिट्री हलचल आमतौर पर बड़े पैमानों की हवाई जंग की तैयारी का संकेत थी और अगर लड़ाई बढ़ती तो ईरान के अंदर विद्रोह हो सकता था। वो कमजोर हो जाता तो फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर टूट पड़ते। इसलिए ज्यादातर अमेरिका के टैंकर जहाज इटली, स्पेन और जर्मनी में उतरे, उन बेसों पर जो आमतौर पर मिलिट्री स्टेट ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार की जाती है। उन बेसों पर जो आमतौर पर मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। स्पेन का मोरो एयरबेस इसका एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ से ऐसे टैंकर जहाज उड़ते हैं जो हवा में ही B-2 बॉम्बर्स में तेल भरते हैं, जिसका अमेरिका ने इस्तेमाल आगे किया, लेकिन तैयारी इससे भी कहीं बड़ी थी।